लखनऊ में इंदिरा विकास नाम की एक कॉलोनी थी, जहां सुबह को रोजाना कांताबाई नाम की एक झाड़ू लगाने वाली आती थी। कांताबाई सारी सड़कें साफ करती और कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालती। एक दिन शर्मा जी अपने कुत्ते को घुमाने सड़क पर लेकर आए और उन्होंने साफ सुथरी सड़क पर कुत्ते से पॉटी करा दी। शर्मा जी, आप चाहते तो कुत्ते को झाड़ियों की तरफ लेकर जा सकते थे, लेकिन आपने कुत्ते को यहीं रोककर गंदा करवा दिया। झाड़ियों में जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। ये लो 20 रुपए, उठाओ और सफाई करो। शर्मा जी कांताबाई की तरफ 20 रुपए फेंक कर चले गए। उस रात ट्रैफिक जैम में फंसने के कारण शर्मा जी को घर पहुंचते हुए काफी रात हो गई थी। उनकी कार घर पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले झाड़ियों के पास आकर अचानक बंद हो गई। शर्मा जी ने कार से उतरकर देखा तो कार की साइलेंसर में एक झाड़ू घुसी हुई थी। किस बदतमीज ने कार में झाड़ू ठूस दी? शर्मा जी ने झाड़ू निकालकर झाड़ियों में फेंक दी और वापस ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोला। ड्राइविंग सीट पर एक भूतनी बैठी हुई थी। भूतनी ने शर्मा का गला पकड़ लिया। उधर शर्मा जी की पत्नी अंजलि घर पर शर्मा जी का इंतजार कर रही थी। ये आज कहाँ रह गए? कहीं रात में किसी के साथ मुंह काला तो नहीं कर रहे हैं? अंजलि ने शर्मा जी को कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार वो खुद सड़क पर शर्मा जी को ढूंढने गई। उसने देखा कि इस सड़क पर शर्मा जी का धड़ पड़ा हुआ है और सिर झाड़ियों में। शर्मा जी के घर से कुछ मकान छोड़कर राधे मोहन का घर था। राधे मोहन एक वकील था। आज उसकी बेटी की शादी थी। बारात में आए लोगों ने खाना खाने के बाद पत्तलें सड़क पर ऐसे ही फेंक दी। कांताबाई ये सब देख रही थी। उसने एक आदमी से कहा, सुनिए भाई साहब, आपने पत्तल सड़क पर क्यों फेंक दी? आप इसे उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, कोई जमादार नहीं। राघव सिंह नाम है मेरा। नाम नहीं सुना क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, बदसूरत औरत। खाना पीना हो जाने के बाद उस रात जब राघव अपनी कार से अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे चुड़ैल बैठी दिखाई दी, जिसके हाथ में झाड़ू थी। राघव ने बैक गियर डाला और कार पीछे करने लगा, लेकिन चुड़ैल दौड़ती हुई उसकी कार के पास गई और उसने कार के साइलेंसर में झाड़ू ठूस दी। राघव ने कार का दरवाजा और विंडो अंदर से लॉक कर लिया। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। चुड़ैल ने हाथ मारकर शीशा तोड़ा और राघव को पकड़कर बाहर खींच लिया। राघव की पत्नी अभी भी पार्टी में औरतों से बातें करने में बिजी थी। उसके पास राघव का फोन आया। हेलो राघव, हेलो। राघव की पत्नी को फोन पर राघव के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हेलो राघव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पत्नी को फोन पर केवल झाड़ू झाड़ू सुनाई दे रहा था। वो तुरंत कार से अपने घर की ओर गई। रास्ते में उसने राघव की लाश पड़ी देखी। राघव का धड़ सड़क पर था और सिर ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ था। राघव के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करने पहुंची। मैडम, पार्टी वाली रात में जो कुछ भी हुआ उसे हमें साफ साफ बताइए। पार्टी वाली रात सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से राघव का फोन आया। वो फोन पर झाड़ू झाड़ू चिल्ला रहा था। पुलिस ने शर्मा और राघव दोनों की मौत की जांच की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। कॉलोनी के लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि 2 दिन में 2 लोग मारे जा चुके थे। शर्मा जी की पत्नी अंजलि ने भी राघव की पत्नी का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ा। झाड़ू झाड़ू से मुझे याद आया कि संजय ने उस दिन झाड़ू लगाने वाली कांताबाई से बात की थी। अंजलि ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उसने देखा कि उसका पति सड़क पर एक नोट फेंक कर चला गया था और कांताबाई ने वो नोट उठाकर गुस्से में फाड़कर कूड़ेदान में फेंका था। एक शाम जब कांताबाई सफाई करके अपने घर लौटने लगी तो अंजलि ने उसका पीछा किया। अंजलि ने देखा कि कांताबाई अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद एक चुड़ैल बन गई है। जो भी धरती पर कूड़ा फैलाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इसी ने मेरे पति को मारा और राघव सिंह को भी।
अंजलि चुड़ैल को मारने का तरीका पता करने के लिए एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने अंजलि को हनुमान के नारंगी रंग में रंगा एक त्रिशूल दिया और उससे कहा, इस त्रिशूल को चुड़ैल की पीठ में भोंक कर तुम उसे मार सकती हो, लेकिन त्रिशूल तभी असर करेगा जब चुड़ैल सड़क पर कोई गंदगी फैलाकर अपने ऊपर पछतावा कर रही हो। तुम्हें किसी तरह उससे सड़क गंदी करवानी होगी। अगले दिन जब कांताबाई कॉलोनी में सफाई करने आई तो अंजलि उसके पास एक बड़े भगोने में रायता भर कर ले गई। सुनो कांताबाई, आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी को हमारे परिवार में रायता दान करने की प्रथा है, इसे अपने घर ले जाओ। कांताबाई के मना करने पर भी अंजलि ने बड़ा भगोना कांताबाई को थमा दिया। कांताबाई से भगोना नहीं संभला और सारा रायता सड़क पर फैल गया। कांताबाई अपने असली चुड़ैल के रूप में आकर रोने लगी। मैंने ये क्या कर दिया, सड़क गंदी कर दी। अंजलि उसी समय तुरंत तांत्रिक का दिया त्रिशूल लेकर आई और उसने त्रिशूल चुड़ैल के पेट में भोंक दिया। त्रिशूल भोंकते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई। शांतिपुर नाम के एक कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा का आधा चेहरा जला हुआ था, इसलिए वो हमेशा आधे चेहरे को छुपाकर घर से बाहर निकलती थी। अरे वो देख, अधजली मीरा मंदिर जा रही है अपने राधे श्याम की पूजा करने। इसका पूरा चेहरा कभी ना कभी तो मैं देख कर ही रहूंगा। ये शबाना ब्यूटी पार्लर जाती है। शबाना ब्यूटी पार्लर वालों से पता करना पड़ेगा कि इसका चेहरा कैसा है। राहुल और प्रदीप धनी व्यापारियों के बेटे थे। वे अक्सर मीरा को तंग किया करते। मीरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम को 3 से 6 शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। बेटा छतरी लेके जा, बहुत बादल है। छतरी का काम नहीं है माँ, छतरी कहाँ लिए घूमूंगी। मीरा उस शाम जब एग्जाम देने के बाद कॉलेज से बाहर निकली तो जोरदार बारिश होने लगी। उसे कुछ घंटे एक दुकान में रुकना पड़ा। रात में जब बारिश रुकी तो मीरा अपने घर की तरफ बढ़ी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था, इसलिए सड़कें सुनसान थीं। अचानक मीरा को किसी ने छोटा सा पत्थर फेंक कर मारा। कौन है वहाँ? मीरा तेजी से आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक राहुल और प्रदीप उसके सामने आ गए। आज हम तेरा पूरा चेहरा देखेंगे। उधर मीरा की माँ मीरा का इंतजार कर रही थी। मीरा कई घंटे बाद घर लौटी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। क्या हुआ बेटी, इतनी देर कैसे हो गई? मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उधर राहुल और प्रदीप देर रात अपने घर पर शराब पी रहे थे। ऐसा भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, भविष्य में भी नहीं देखेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब इतनी रात में कौन आ गया? राहुल दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके दोबारा सोफे पर बैठ जाता है। लगता है कोई बच्चा होगा। तभी कोई फिर दरवाजा खटखटाता है। इस बार मैं जाता हूँ। प्रदीप दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर मुंह ढाके और हाथ में मशाल लिए एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने अपने भयानक पंजों से प्रदीप का गला पकड़ लिया और मशाल से उसका मुंह जलाने लगी। राहुल दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रदीप का चेहरा जल रहा है और आसपास कोई नहीं है। कौन था? किसने तेरे आग लगाई? पता नहीं, शायद कोई चुड़ैल थी। अब जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, मेरा चेहरा जला जा रहा है। राहुल कार निकालता है और प्रदीप को हॉस्पिटल लेकर जाता है। राहुल ने देखा कि सड़क पर कोई औरत लेटी हुई है। अरे कौन लेटा है? उठ जाओ, मुझे अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना है, देर हो रही है। लेटी हुई औरत पर कोई असर नहीं होता। राहुल गाड़ी से उतरता है और औरत के पास जाता है। तभी रोड के दोनों तरफ से 4 भूतनियां आती हैं। चारों भूतनियां औरत की साड़ी में आग लगा देती हैं। औरत राहुल के पीछे भागती है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो?
मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है राहुल? राहुल भागता हुआ जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी ऊपर से अचानक एक भयानक चेहरा उसके सामने लटकता है। भूतनी राहुल के बाल पकड़ती है और उसका चेहरा जला देती है। अरे मर गया रे, मर गया। राहुल कार की तरफ भागता है और तेजी से कार ड्राइव करते हुए चला जाता है। अगले दिन प्रदीप के पिता हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तुम दोनों के चेहरे को किसने जलाया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुंह में जबान नहीं है क्या? किसने किया तुम्हारा यह हाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। हमने कल मीरा का चेहरा देखने की कोशिश की थी, उसके बाद से न जाने कौन हमारे पीछे पड़ गया है। प्रदीप के पिता मीरा के घर पहुंचते हैं। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे और इसके दोस्त का चेहरा जलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तो राहुल और प्रदीप ने जबरदस्ती मेरा चेहरा देखने की कोशिश की। वे मेरा दुपट्टा छीनने लगे। तभी मैंने खुद ही अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया और उन्हें अपना चेहरा दिखा दिया। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मुझे खुद को लेकर कोई अफसोस नहीं। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर उनके चेहरे किसने जलाए? मैं नहीं जानती। प्रदीप के पिता एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उन्हें राहुल और प्रदीप के पास लेकर जाते हैं। कोई आत्मा इन दोनों का पीछा कर रही है, सावधान रहना होगा। राहुल और दीपक की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रदीप घर जाते ही सो गया। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। उसके बिस्तर के चारों ओर 4 चुड़ैल हाथ में मशाल लिए और मुंह ढाके खड़ी थीं। चुड़ैलों ने प्रदीप के बिस्तर पर आग लगा दी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रदीप बिस्तर से कूदा और खिड़की से कूदकर सीधे राहुल के घर की ओर भागा। राहुल उसे सड़क पर ही मिल गया। क्या तुम्हारे बिस्तर पर भी किसी ने आग लगा दी? हाँ। दोनों भागते हुए शबाना ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। ब्यूटी पार्लर अभी भी खुला हुआ था। क्या कोई है? हमारी मदद करो। हेलो, क्या कोई है? यहाँ पर कोई है? तुम कौन हो? मैं वैशाली हूँ। 50 सालों से मेरी आत्मा इस कस्बे में भटक रही है। मैं भी मीरा की तरह आधी जली हुई थी। उस समय ये कस्बा गांव था। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो तुम्हारे जैसे कुछ छिछोरों ने मेरा चेहरा जबरदस्ती देखने की कोशिश की और जब मैंने चेहरा नहीं दिखाया तो उन्होंने मुझे उठाकर कुएं में फेंक दिया। मुझे तैरना नहीं आता था और मैं डूबकर मर गई। भूतनी ब्यूटी पार्लर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और ब्यूटी पार्लर में आग लगा देती है। राहुल और प्रदीप अंदर चिल्लाते रह जाते हैं, बचाओ, बचाओ।